नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हंस ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी किए हुए होंगे। तो साथियों, हमने जनरल साइंस से विषय जो हमारा है इसे स्टार्ट किया है हमने। ये विषय आपके लिए आगामी आने वाली सभी जो भर्तियां हैं उनके लिए कारगर सिद्ध होने वाली है। जैसे हम बात करें तो जितने भी आपके टेक्निकल एग्जाम रहेंगे उनमें भी, और उसके अलावा राजस्थान में साथियों एलडीसी की भर्ती आने वाली है, तो उसमें जो आपका विज्ञान विषय पूछा जाएगा उसका सिलेबस मैंने थोड़ा शॉर्ट आउट किया है, जिसमें बायोलॉजी का पोर्शन आपके थोड़ा ज्यादा है। तो साथियों, फिजिक्स के बाद हम तुरंत बायोलॉजी कवर करेंगे। तो जिस टॉपिक से हमें लगेगा कि प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं वो टॉपिक हम पहले कवर करेंगे साथियों, आप जिससे आपकी भर्ती पे कोई असर ना पड़े। यानी कि आप जो टॉपिक ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, जो महत्वपूर्ण है, उसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो साथियों, जर्नल साइंस के अंदर हमने सबसे पहला जो स्टार्ट किया है वो है हमारा भौतिक विज्ञान का विषय फिजिक्स। फिजिक्स में हमने पहला चैप्टर साथियों अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रक और उसकी जो मापन है, जो विमाएं हैं साथियों, मुझे ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं कि जो अब तक सूत्र, जो अभी तक परिभाषाएं, जो विमाएं हमने साथ मिलकर बनाई हैं साथियों, वो आपने अच्छे से दोबारा घर पे जाके उसे अच्छे से बना करके देखा होगा, आपको सूत्र याद हो रहे होंगे। तो जो पहला चैप्टर हमारा हो चुका है उसे आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हमारा जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो है हमारे पास मोशन यानी गति। साथियों, अब हम पढ़ेंगे गति के बारे में। तो पहला हम गति का सूत्र हम पहले अध्याय में देख चुके हैं, और उसकी परिभाषाएं से लेके अब पूरा विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे गति। इसमें हम गति पढ़ेंगे, विस्थापन पढ़ेंगे, गति के कुछ नियम पढ़ेंगे। ठीक है। तो साथियों, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। फिजिक्स के अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा मोशन, यानी कि जिसे हम कहते हैं साथियों गति। 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 लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट मैं और बताता हूं साथियों, जो आपके, क्योंकि उस पोर्शन से आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, परंतु आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने यूनिट एंड मेजरमेंट से बात करते आ रहे हैं कि सदिश अदिश। तो साथियों, कौन सी राशियां सदिश होंगी, कौन सी राशियां अदिश होंगी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसका अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आपको राशियां दी जाएंगी और पूछा जाएगा, चार ऑप्शन आपको राशियों में मिलेंगे, और आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी राशि अदिश है, कौन सी राशि सदिश है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अदिश राशि किसे कहते हैं। अदिश राशि दोस्तों वह राशि होती है, अदिश राशि वह राशि होती है जिसे दर्शाने के लिए हमें केवल और केवल उसके संख्यात्मक मान अर्थात उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों कि अदिश राशि कौन सी होती है। अदिश राशि जिसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। अदिश राशि केवल परिणाम, मैग्नीट्यूड, सिर्फ हमारे पास उसे दर्शाने के लिए क्या होगी, मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड, अर्थात हमें उसका संख्यात्मक मान चाहिएगा, हमें उसकी दिशा नहीं चाहिए। जब हम सदिश पढ़ेंगे तो हमें सदिश की परिभाषा क्या है कि जिस राशि को दर्शाने के लिए आपके पास परिमाण यानी संख्यात्मक मान, तो परिमाण के साथ साथ यदि आपको दिशा की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता है, या यूं कहें कि हमें दिशा को दर्शाने की आवश्यकता है, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटीज। तो आइए साथियों, हमारे पास है केवल परिणाम यानी मैग्नीट्यूड की जिसमें आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है। तो उदाहरण है कुछ, ये आपको सिर्फ उदाहरण ही याद रखने हैं, इससे बिल्कुल छोटा टॉपिक है ये। तो इसमें आप उदाहरण याद रखेंगे, जैसे आपकी दूरी। साथियों, दूरी दर्शाने के लिए हमें कोई भी दिशा की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने आपको, जो हमारा पहला चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी दिशा में चली गई कुल पथ की लंबाई क्या होती है, दूरी। जबकि हमने विस्थापन पढ़ा था, विस्थापन था साथियों किसी भी दो निश्चित बिंदुओं, जब निश्चित बिंदु हो गए इसका मतलब है कि उनके बीच की दिशा आपको निश्चित होगी। जैसे हम माने कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो इनके बीच की जो दिशा है साथियों वो निश्चित हो चुकी है। तो जिस राशि के साथ आपको उसके परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा की भी आवश्यकता हो, वो होती है हमारे पास कौन सी राशि, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। इसको हम थोड़ा और पढ़ते हैं। जैसे इसमें आप पढ़ते हैं दूरी, उसके बाद आप चाल पढ़ते हैं, चाल के बाद आप समय, उसके बाद हमारा द्रव्यमान।
तो ये कुछ राशियां हैं जो आपको याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ इसमें राशियों से ही प्रश्न पूछा जाएगा कि ये राशियां है तो आपको सदिश बताना होगा या फिर अदिश बताना होगा। तो साथियों अदिश राशि आपको क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं सदिश राशि पे, यानी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर यानी जिसके आपको परिणाम के साथ साथ आपको दिशा यानी डायरेक्शन की भी क्या होगी, आवश्यकता होगी, या यूं कहें कि परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता जिस राशि को दर्शाने के लिए आपको होती है, उस राशि को हम कहते हैं सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसी कौन सी राशियां हैं उनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं। तो साथियों जो पहली राशि हमारे पास आती है वो है विस्थापन। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं। विस्थापन आपकी जो दूरी है वो अदिश राशि है, क्योंकि वो किसी भी दिशा में चली गई कुल पथ की क्या होती है, लंबाई। परंतु विस्थापन क्या है, निश्चित बिंदुओं के बीच में चली गई न्यूनतम जो दूरी है आपकी, न्यूनतम दूरी आपकी क्या कहलाती है, विस्थापन। उसके बाद साथियों आपके पास है वेग। हमने पढ़ा था चाल, चाल क्या है आपकी अदिश राशि, और वेग आपकी क्या है, सदिश राशि। उसके बाद हमने पढ़ा त्वरण, कल हमने त्वरण का सूत्र देखा था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसकी हमने विमा भी निकाली थी। तो त्वरण आपकी कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। उसके बाद आता है बल। साथियों बल हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे बल के चैप्टर में, ठीक है। तो बल आपको फिलहाल के लिए याद रखना है कि कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। तो ये राशियां जो है आप कुछ याद रखेंगे, इन्हें आप लिखेंगे, जिसमें आप ये भिन्न कर पाए कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है। उसके बाद दोस्तों जैसे कुछ अन्य उदाहरण आपको अगर दिए जाएं इसमें, तो आपका क्षेत्रफल आप एक और लिख सकते हैं इसके अंदर, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपके पास कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। क्षेत्रफल भी दोस्तों कैसी राशि है आपके पास, अदिश राशि है। क्षेत्रफल का हमने कल सूत्र देखा था, मीटर की स्क्वायर। इसके बाद हमने इसकी क्या निकाली थी, विमा भी इसकी हमने निकाली थी। तो ये आपको सदिश और अदिश में याद रखना है। एक छोटा सा कह सकते हैं हमारे जहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो वो एक छोटा सा पोर्शन और है जो हम इसी के साथ साथ अब हम देख लेते हैं, जिसमें साथियों आपको क्या दर्शाना होता है कि सदिश जो राशियां हैं उनके जो आप जोड़ करते हैं या फिर उन सदिश राशियों के जो गुणा करते हैं, उनके साथियों नियम है। अदिश राशियों को हम जैसे माने कि किसी जैसे 2 मीटर या और हम माने कि 3 मीटर, यदि ये साथियों अदिश राशि है तो इनका हम सीधा गुणा कर सकते हैं, इनका हम सीधा गुणा कर सकते हैं। परंतु और इनका सीधा हम गुणा के साथ साथ इनका हम सीधा क्या कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। ये होगा किसमें, आपकी अदिश राशि में। परंतु यदि आपको सदिश राशि का गुणा करना है या फिर सदिश राशि का आपको क्या करना है, जोड़, तो इसके लिए आपको कुछ नियम है वो याद रखने हैं आपको। साथियों पहला नियम आता है हमारे पास चतुर्भुज त्रिभुज का नियम या फिर समचतुर्भुज का नियम, ठीक है। तो हम उसे देख लेते हैं। अभी दो नियम थे हमारे पास, एक था हमारे पास समचतुर्भुज का नियम और है त्रिभुज का नियम। तो सदिशों के जोड़ के नियम, हेडिंग है हमारी सदिशों के जोड़ का नियम, सदिशों के जोड़ का नियम। सदिशों के जोड़ का नियम देखिए साथियों, जब आपको सदिश राशि दे दी जाएंगी तो उनका आप जोड़ कैसे कर सकते हैं। एक उदाहरण के लिए आप लें कि एक राशि आपके पास ए है और दूसरी राशि आपके पास बी है। अब इनका आपको क्या करना है, सदिश जोड़ करना है। तो सदिश जोड़ कैसे करेंगे, यदि ए राशि और बी राशि दोनों किसी एंगल पर दिए हुए हैं, आपको किसी एंगल का मतलब है, यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, जैसे ये ए राशि है और ये कौन सी राशि है, बी आपकी, इनके बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का। तो साथियों ऐसी राशियां, दो राशियां जो आपको किसी भी कोण पर दी जाएं, तो सदिश राशियों का जोड़ करना है आपको, जो आपको कैसे दी जाएंगी, किसी भी कोण पे दी गई हैं। तो उनका आप कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट यानी परिणामी आप उनका कैसे निकालेंगे। तो परिणामी निकालने के लिए आपके पास एक सूत्र आता है साथियों, इनका परिणामी निकालने के लिए, परिणामी यानी रिजल्टेंट, इनका परिणाम निकालना है हमें।
सबसे पहले हम देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज, तो देखिए ये कुछ इस प्रकार बनेगा। तो इस प्रकार इसका साथियों अब हम क्या निकालेंगे, एक परिणामी। परिणामी यानी इसका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालने के लिए आपके पास सूत्र है साथियों, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा और इसका अंडर रूट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आपके पास किसका सूत्र रहेगा साथियों, आपके रिजल्टेंट यानी परिणामी। इसे आप क्या लिखते हैं, परिणामी। परिणामी ये आपका परिणाम निकल करके आएगा। यदि हमें अदिश राशियों को जोड़ना होता, उदाहरण के लिए हम देखें कि हमें अदिश राशि जोड़नी होती, तो a प्लस बी, यदि हमें a प्लस बी अदिश राशि में जोड़ना होता तो इसे हम, इसका परिणामी हमारे पास क्या था, ए बी आ जाता ये हमारे पास। परंतु यदि हमें कौन सी राशि जोड़नी है, सदिश राशि, तो उसके लिए सदिश के कुछ नियम लगते हैं, जिसका ये आपके पास उदाहरण है। तो ये आपकी सदिश राशि का था, परंतु आपको याद रखना है अदिश राशि। तो ये साथियों आपको एक जो नियम है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से याद रहेगा, इसे आप याद करते हुए चलेंगे। ठीक है साथियों, यदि हम इस पे एक अभी न्यूमेरिकल कर लें तो वो मुझे लगता है कि आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। जैसे हमने लिए ही हुआ पहले से यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री लिया है, तो साथियों एक न्यूमेरिकल कर लिया जाए, न्यूमेरिकल कर लिया जाए। तो अब पेन कॉपी आप निकाल के रखेंगे। न्यूमेरिकल है हमारे पास आज का पहला, हमारी क्लास का पहला न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं। यदि आपको संख्याएं दे दी गई हैं, ए और बी का अगर आपको मान दे दिया जाए कि आपको 10 और 5 को क्या करना है, आपको सदिश राशियां हैं दोस्तों, इनके साथ मात्रक लगे होंगे, ठीक है, तो आपको सदिश राशियां जोड़नी है। आप मान करके चलेंगे कि इनके साथ मात्रक है, तो इनको जोड़ने के लिए आप नियम का उपयोग करेंगे जो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और, कि सदिश और अदिश को दर्शाने के कुछ तरीके हैं हमारे पास। जैसे मानिए ये ए किसका है, सदिश का, और ये ए हमने किसका लिखा, अदिश का। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये हमारे पास सदिश का है, ये हमारे पास अदिश का है। तो साथियों यदि आपको सदिश राशि दर्शानी है तो इसके ऊपर आप हमेशा ही एरो लगाएंगे। ये किसको दर्शाएगा कि ये राशि कैसी है, सदिश राशि। तो सदिश राशि को दर्शाने के लिए आप उस राशि पर किसका निशान लगाएंगे, एक एरो का निशान। और जो दोस्तों जो अदिश राशि है उसके ऊपर कोई भी निशान आप नहीं लगाएंगे। तो ये किसको दर्शाएगा, अदिश राशि को, और ये किसको दर्शाएगा, आपकी सदिश राशि को। तो ये जानकारी भी आपको रखनी है। तो ये आपको इसका अगर हम इसी उदाहरण में इसका उपयोग करें तो कुछ इस प्रकार होगा। क्वेश्चन है आपके पास, साथियों ये आपके पास क्वेश्चन है और आपको इसका क्या निकालना है, परिणामी। परिणामी इसका आपको निकालना है। अब इसका परिणामी निकालने के लिए देखिए दोस्तों, इस सूत्र का ही हम प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास सूत्र है, इसका अब हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। आर बराबर, इसी सूत्र में अब हम इसका मान रखेंगे। तो अंडर रूट सबसे पहले हमने लगाया, ए का मान हमारे पास 10 है, तो हम 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास प्लस है, 2 का गुणा रहेगा, 2 एक कांस्टेंट राशि है जो आपको याद रखनी है। उसके बाद ए बी, ए बी यानी इसका आपको क्या लिखना है, गुणा। ए बी यानी इसका आपको क्या लिखना है, गुणा। आप लिखेंगे गुणा 10 गुणा 5 कोस थीटा। साथियों आपको इसके बीच में जो एंगल दिख रहा है, जो कोण दिख रहा है, वो कितना दिख रहा है आपको, 5
कोस दिख रहा है आपको कितना 90। तो साथियों अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा पढ़ा है, आपको यदि याद है तो साइन और कोस के मान अगर आपको याद है तो आप देख पाएंगे कि कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है आपके पास। यहां मैं यदि लिखूं कि कोस 90 डिग्री बराबर कितना होता है आपके पास 0। कोस 90 डिग्री का मान आपके पास कितना होता है 0, ये आप याद रखेंगे। कोस 90 डिग्री का मान कितना है आपके पास 0। तो जब आप इसके साथ गुणा किसका कर देंगे कोस 90 यानी कि 0 का, तो साथियों देखिए प्लस के बाद ये जो सारी टर्म है 0 का गुणा आप किसी भी संख्या के साथ कर सकते हैं, तो वो पूरी संख्या किस में चली जाएगी, अब उसका परिणामी क्या हो जाएगा 0। तो साथियों यहां तक इसका पूरा परिणामी अब क्या हो चुका है 0। गुणा वाली जो जितनी भी राशियां होंगी अगर 0 का गुणा उनके साथ कर दिया जाए तो आपको परिणामी क्या दे देंगी 0। उसके बाद हमारे पास क्या बचा साथियों, अब हम इसका यदि आगे सॉल्यूशन करें, थोड़ा हम जल्दी करेंगे ताकि आने जो हमारा चैप्टर है उसे भी हम कवर कर पाए। तो देखिए दोस्तों 10 का स्क्वायर आपके पास 100 आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर आपके पास 25 आ गया, प्लस अब जो आगे की पूरी संख्या है वो तो 0 में चली ही गई है साथियों। तो अब आपके पास इसके ऊपर क्या बचा है रूट बराबर आपके पास क्या चल रहा था r। तो ये आपके पास निकल करके आएगा साथियों रूट 125, रूट 125, रूट 125। अब आपको साथियों कुछ स्क्वायर और उनके स्क्वायर रूट, कुछ क्यूब उनकी क्यूब रूट, ये आपको याद होनी चाहिए। यदि आपको याद है तो आप देख पाएंगे कि 125 किसका क्यूब रूट होता है 5 का, सॉरी स्क्वायर रूट निकालना है ना आपको, तो ये किसका होता है 5 का, ठीक है 5 का इसमें क्या होता है ये स्क्वायर रूट होता है। जैसे हम लिखें इसको हम क्या लिख सकते हैं 125 को अगर हम लिखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि 25 गुणा 5, ये हम इसे लिख सकते हैं 25 गुणा 5। तो इसको हम आगे कैसे हल कर सकते हैं कि 25 गुणे 5, ये इसके ऊपर रूट आ जाएगा, ये हम लिख सकते हैं इसे 25 गुणे 5। तो अब आप देखेंगे कि 125 तो क्यूब रूट है लेकिन आपको स्क्वायर रूट चाहिए यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट के लिए आप क्या देखेंगे कि 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो यहाँ पे ये 5 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट किस पे लग जाएगा आपका केवल 5 पे। तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, परिणामी आ जाएगा। परिणामी आपके पास कितना आया 5 अंडर रूट 5, ये आया आपके पास परिणामी। कितनी संख्या है 10 और 5 को आपको सदिश योग करने पे कितना आया 5 अंडर रूट 5। तो ये एक पहला न्यूमेरिकल है साथियों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे नहीं, अगर आपको थोड़ा समझ में आया तो आप इसे क्या करेंगे वीडियो को दोबारा प्ले करेंगे और इसे दोबारा आप लिखेंगे तो आपको ये अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल समझ में आएगा। ऐसे ही न्यूमेरिकल आपसे और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो ये छोटा सा एक पोर्शन था जो हमने कवर किया। इसके बाद अब हम क्या देखेंगे साथियों, जैसे हमने देखा कि यदि जोड़ हमने देख लिया, उसके बाद है कि आपका सदिशों का गुणनफल। तो सदिशों का गुणनफल, गुणनफल सदिशों का गुणनफल। साथियों हम जोड़ इनका सीख चुके, अब हमें क्या देखना है सदिशों का गुणनफल। गुणनफल देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि आप सदिश और अदिश को दर्शाएंगे कैसे। उदाहरण के लिए यदि आपके पास क्या हो ए हो, ये ए ये भी ए, यदि ये सदिश राशि है तो इसे आप वेक्टर से दर्शाएंगे। सदिश राशि है तो आप किससे दर्शाएंगे वेक्टर, यानी इसके ऊपर एरो लगा होगा। और यदि एक ऐसी राशि है एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है अगर, तो इसके ऊपर आप एरो नहीं लगा होगा। तो अब हम देखते हैं इसका गुणा। यदि दोनों राशियां आपके पास सदिश हो, दोनों राशियां आपके पास सदिश हो और इनका परिणामी आपको कैसा दे एक अदिश यानी स्केलर, यदि आपको इनका परिणामी रिजल्टेंट कैसा मिल रहा है स्केलर, तो वो आपको कैसा मिलेगा ए बी, इसे हम अगर बी लिखें, इसे हम लिखें बी, तो ये आपका रहेगा ए बी और किसका कोस थीटा, ए बी कोस थीटा, ये इसका रिजल्टेंट रहेगा। लेकिन अगर ये राशियां दोनों कैसी हो सदिश, तो ये इनका प्रोडक्ट कैसा माना जाता है, अगर अदिश योग दे रही हैं आपको तो ये इनका माना जाता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जिसके लिए अगर यदि आपको कैसी राशि मिल रही है अदिश, दोनों सदिश राशियों का गुणनफल करने पे आपको कैसी राशि मिल रही है अदिश, तो वो वहां आएगा कोस थीटा। ये आप याद रखेंगे, कोस थीटा हमेशा ही अदिश राशियों के लिए आता है और सदिश राशियों के लिए हमेशा ही साइन थीटा आएगा। जितनी भी आपकी कैसी राशि होंगी वेक्टर, उनके लिए आएगा आपका साइन थीटा, और जितनी भी आपकी कैसी होंगी स्केलर क्वांटिटी, उनके लिए आएगा आपका कोस थीटा। तो ये आप याद रखेंगे।
यदि ए और बी दोनों कैसी राशि हो, सदिश राशि, यहां आपको कैसा मिला, एक अदिश योग है ये, कैसा, ये अदिश गुणनफल हम इसे कह सकते हैं। तो ये परिणामी हमें कैसा मिला है, अदिश। परंतु यदि इनका परिणामी आपको मिलता है कैसा, सदिश, सदिश मिलेगा, तो आप कैसे करेंगे, अभी जैसा मैंने आपको बताया, यदि ए और बी का गुणा आप करते हैं और कैसा आपको मिलता है परिणामी, सदिश मिलता है, तो सदिश परिणामी के लिए आप क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो अब तक एक छोटा सा टॉपिक था हमारा सदिश और अदिश, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सबसे पहले आपको इसमें क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कुछ राशियां, स्केलर इसकी यानी परिभाषाएं, डेफिनेशंस आप याद रखेंगे कि स्केलर किसे कहते हैं, वेक्टर किसे कहते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे उदाहरण इनके कुछ, जैसे आपका डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है। छोटा न्यूमेरिकल यदि क्वेश्चन पूछा जाए आपका तो वो यहीं से पूछा जाएगा। उसके बाद है आपके पास सदिशों का जोड़ और उसके बाद सदिशों का गुणनफल। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है। आज हम जो पढ़ने वाले थे वो था हमारे पास मोशन यानी गति। मोशन चैप्टर आज हम कवर करेंगे। मोशन यानी गति किसे कहते हैं, आप गति के हम कुछ नियम देखेंगे। तो आज का इस चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। गति क्या है, तो अब नई हेडिंग लगा लें आप, गति, और आज से हमारा चैप्टर शुरू होने जा रहा है। गति, गति क्या है, गति है यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष अपनी क्या करे, पोजीशन या स्थान को क्या करे, परिवर्तित करे। आप किसे कहेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है। तो आप जैसे अब बात करें हम, तो हमारे पास ये बोर्ड है, आप कैसे बताएंगे कि बोर्ड स्टेबल है या बोर्ड मोशन में है। तो गति कभी भी आप डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते, आपको हमेशा ही तुलना करनी पड़ेगी किसी अन्य स्रोत से, किसी अन्य सोर्स से आपको तुलना करनी होगी। कि जैसे हम कहें कि इस मार्कर की तुलना में, अगर मार्कर मोशन में है तो इस मार्कर की तुलना में ये बोर्ड किस में है, रेस्ट पोजीशन में है, यानी विरामावस्था में है। तो ये मोशन की कुछ परिभाषाएं हैं। किसे कहेंगे आप मोशन, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष अपनी पोजीशन यानी अपने स्थान में परिवर्तित करती है, तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, गति, मोशन। डेफिनेशन आप याद रखेंगे साथ ही साथ। मोशन किसे कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मोशन में है या रेस्ट में है उसे दर्शाने के लिए आप तुलना जरूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली परिभाषा आती है, जैसे नदी में चलती हुई नाव, नदी में चलती हुई नाव। तो नाव जैसे पानी हम देखें तो पानी क्या है, स्थिर, स्थिर पानी की तुलना में जो नाव उसमें चल रही है वो किसमें है, गति में है। उसके बाद है कि यदि स्थिति नहीं बदलती तो उसे क्या बोलते हैं हम, विराम अवस्था। यदि समय के सापेक्ष उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो किसमें मानी जाएगी, विरामावस्था में। उसके बाद है हमारे पास, हमें किसी भी सापेक्ष बिंदु, एक रेफरेंस पॉइंट के आधार पर इसे हम माप सकते हैं। तो ये थी परिभाषा किसकी, गति के बारे में। तो उम्मीद है साथियों आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है हमारे पास दूरी और विस्थापन में अंतर, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो दूरी और विस्थापन में अंतर क्या था दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि किसी भी दिशा में, है ना, किसी भी दिशा में चली गई आपके जो कुल पथ की लंबाई है वो दोस्तों क्या कहलाती है आपके लिए, दूरी। और यदि दो निश्चित बिंदु, अगर हम दो सर्टेन पॉइंट्स माने, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, जो न्यूनतम दूरी है, मिनिमम जो दूरी मानी जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो यहाँ आपके सामने कुछ विशेषता है, जैसे परिभाषा, दूरी की परिभाषा है कि चले गए पथ की कुल लंबाई। यदि आप कुल लंबाई की बात करते हैं तो वो किसमें मापी है, आपकी दूरी। और यदि उस पथ की न्यूनतम दूरी आप मापें तो वो आपके लिए क्या है, विस्थापन। राशि आप देखेंगे कैसी, तो दूरी आपके पास अदिश राशि है और विस्थापन आपके पास सदिश यानी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद इनके मान हमेशा कैसे रहेंगे, दूरी हमेशा धनात्मक और विस्थापन हमेशा क्या हो सकता है। तो इसको अब हम प्रैक्टिकल रूप से समझते हैं। सबसे पहले तो कि दूरी आपके लिए क्या काम आती है, तो कुछ अब हम इनके बारे में नोट डाउन करते हैं पॉइंट्स। जैसे आपके पास थी क्या, एक दूरी। दोस्तों यूनिट एंड मेजरमेंट में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है किसके बारे में, दूरी के बारे में। तो ये आपके की तय किए गए पथ की कुल लंबाई
कुल लंबाई आपके लिए किसका काम करती है? दूरी का। यह परिभाषा आप याद रखेंगे। इसका मात्रक क्या था दूरी का? तो मात्रक था इसका मीटर, मीटर जिसका प्रतीक था m। ये आप याद रखेंगे। उसके बाद था दोस्तों कैसी राशि है? एक ये अदिश राशि है, ये इसके बारे में आप याद रखेंगे। ये कैसी राशि है? अदिश। अब देखिए दोस्तों एक अंतर देखिए इसमें दूरी और विस्थापन में, कि दूरी हमेशा ही धनात्मक होती है। अब दूरी हमेशा ही धनात्मक यानी उसका मान हमेशा ही किस में आएगा? पॉजिटिव मान आएगा उसका। दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। आप जितना भी पथ चलते हैं, मानिए आप इस पथ से अगर आप चलना शुरू किया है आपने, तो जब आप इस पथ तक आएंगे तो इस पथ की कुल लंबाई क्या है? जुड़ेगी आपकी। ठीक है, तो ये इसका मान हमेशा ही किस में आएगा? धनात्मक में। परंतु जब हम बात करेंगे किसकी? जब हम बात करेंगे विस्थापन की, तो विस्थापन के केस में कुछ हमें अंतर मिलेगा। तो ये कैसी राशि थी आपके पास? धनात्मक, धनात्मक यानी इसका मान आपके लिए हमेशा ही धनात्मक में रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में? विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन क्या था? विस्थापन था दोस्तों किसी भी दो निश्चित बिंदुओं के बीच की, निश्चित निश्चित बिंदुओं के बीच बीच की कैसी दूरी? न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी आपके लिए? विस्थापन। या हम कह दें कि सीधी दूरी। जैसे मैंने आपको यूनिट एंड मेजरमेंट का उदाहरण दिया था कि विमान किसके प्रिंसिपल पे उड़ता है? वो किसको फॉलो करता है? वो दूरी को फॉलो नहीं करता, वो किसको करता है? विस्थापन को। यानी वो दो देशों के बीच की न्यूनतम दूरी तय करता है, ना कि अधिकतम। तो ये आप याद रखेंगे। जैसे ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है। मैं दोबारा बताता हूं आपको, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। इस तक जाने के आपके पास अनेक रास्ते हैं, और इस रास्ते को आप किसी भी रास्ते से यदि आप जाते हैं तो वो आपके लिए दूरी का काम करेगी। परंतु ये जो इनके बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी इनके बीच की, वो कहलाएगी आपके लिए डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, जिसे आप डी और किससे दर्शा सकते हैं? एस से। डी और एस से आप इसको दर्शा सकते हैं, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो विस्थापन, अब देखिए साथियों, विस्थापन, विस्थापन आपके लिए किसका? विस्थापन आपके लिए पॉजिटिव यानी धनात्मक भी हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, और विस्थापन शून्य भी हो सकता है। कैसा हो सकता है विस्थापन? तो विस्थापन आपके लिए धनात्मक भी हो सकता है, धनात्मक यानी पॉजिटिव में भी उसका मान आ सकता है, उसका मान आपको ऋणात्मक में भी मिल सकता है, ऋणात्मक यानी उसका मान नेगेटिव में भी आ सकता है, और शून्य यानी जीरो भी हो सकता है। किसका मान? विस्थापन का मान। परंतु दूरी का मान हमेशा ही धनात्मक में रहेगा। ये जैसे रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, सिलोग्स में, सिलोलिज्म में ऐसे सवाल आते हैं, तो वैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि दूरी हमेशा ही धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। तो ये आप याद रखेंगे। हमने देखा अब धनात्मक कैसे होगा? यदि यदि ये दो बिंदु हैं ए और बी, तो हमें ए बिंदु से बी बिंदु तक क्या है? गमन करना है, या हमें जाना है। तो ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने के लिए यदि हम इसी दिशा में जाते हैं, क्योंकि विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। विस्थापन के लिए आपको उसके संख्यात्मक यानी परिमाण के साथ साथ आपको दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो ये डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, तो उसी दिशा में यदि आपको गिवन जो डिस्टेंस है, उसी दिशा में यदि आप क्या करते हैं, उसको ट्रेवल करते हैं, तो वो किसके लिए काम में आएगी? आपके धनात्मक में। तो इसका मान कैसा आएगा? पॉजिटिव। लेकिन यदि आपके पास ये दो बिंदु थे, ए पॉइंट और बी पॉइंट, आपको जाना था ए टू बी, लेकिन आप ट्रेवल करते हैं ए से दूसरी डायरेक्शन में, क्योंकि विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको डिस्टेंस की यानी दिशा की, डायरेक्शन की सॉरी, आपको आवश्यकता होगी। लेकिन यदि आपको जाना था ए टू बी इस दिशा में, और आपने ट्रेवल किया है इस दिशा में, तो आपका जो विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो किस में आएगा? नेगेटिव यानी माइनस में। ये आप याद रखेंगे। अब जीरो कैसे हो सकता है? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना, ये आप अच्छे से याद करना कि आपका चला जो विस्थापन है वो जीरो कैसे हो सकता है ना। आप यदि किसी पथ को कवर करते हैं तो वो जीरो कैसे हो जाएगा? देखिए विज्ञान के नियम है, आपको समझने होंगे, है ना।
मान लीजिए आपके पास एक वर्ताकार पथ है, आप किसी ग्राउंड में जाते हैं तो ग्राउंड में कैसा पथ है, एक वर्ताकार, एक सर्कुलर पाथ है आपके पास, और इसका पॉइंट अगर हम माने ए, तो इस ए पॉइंट से यदि आप चलना शुरू करते हैं, इस ए पॉइंट से आप चलना शुरू करते हैं, और कहां, वापस उसी ए पॉइंट पर ही आपका, वही आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है और वही आपके लिए एक एंड का पॉइंट यदि है, पॉइंट ए, तो देखिए आपने क्या किया, आपकी दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 पाई, है ना, सर्कमफेरेंस परिधि के बराबर हो जाएगी आपकी। लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट जब निकालते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का भी हम फॉर्मूला देखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट कहता है कि यदि आपको इसी पॉइंट से जाना था, है ना, जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है, यदि उसी पॉइंट पर आप घूम फिर के वापस आ जाते हो, तो डिस्प्लेसमेंट का मान कैसा माना जाएगा, 0। यहाँ पे आएगा शून्य मान, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट के तीनों मान, यानी विस्थापन के तीनों मान आप समझ चुके हैं कि कैसे वो धनात्मक होगा, कैसे वो ऋणात्मक होगा, और कैसे वो शून्य भी हो सकता है। तो वर्ताकार पथ पे यदि आप गति करते हैं और उसी पॉइंट पर आप दोबारा आ जाते हैं, आगे हम देखेंगे कि इसमें आपके एंगल्स, कुछ कोणों पे हम बात करेंगे, तो कोण पे भी आप ये यानी कि विस्थापन के निर्भर करेगा आपका कि कितने डिग्री का कोण है, तो आपका विस्थापन 0 माना जाएगा। परंतु अब तक आपको ये याद रखना कि आप सर्कुलर पाथ पे यदि गति करते हैं तो वो आपके लिए कैसा है, शून्य है। तो साथियों आज हमने देख लिया है मोशन का एक इंट्रोडक्शन, हमने उसके बाद हमने देख लिया था कुछ सदिश और अदिश के बारे में, वेक्टर और स्केलर के बारे में। तो साथियों आज हम यहीं तक कवर करते हैं इस चैप्टर को। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इसके पॉइंट्स इस क्लास को आप एक बार दोबारा रिपीट करके अच्छे से देखेंगे, है ना, दूरी, विस्थापन, इस सब के बारे में आपको अच्छे से याद करना है, इन डेफिनेशंस को आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। सदिश अदिश राशि के बारे में आप देखेंगे आराम से। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास आपको, आप कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे, कमेंट इनबॉक्स में आप बताएंगे। किसी भी प्रकार की दोस्तों आपको साउंड का इश्यू आ रहा है, वीडियो से रिलेटेड कोई इश्यू हो, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल इसी समय। तो आज आप इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करेंगे, कैसी लगी ये क्लास आप जरूर बताएंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।